गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशल साइंस की बात कर रहे थे और सोशल साइंस के अंतर्गत हमने दूसरा लेसन की शुरुआत की थी और उसके काफ़ी बिंदुओं को समझ लिया था। आज इसी सीरीज में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 8 की जो सोशल साइंस है उसकी बात कर रहे थे। सोशल स्टडी पार्ट अपन का दूसरा था। अब तक हमने ये पढ़ा है कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने किस प्रकार बंगाल, मैसूर, फिर मराठों को हराया, पंजाब के अंदर अपना अधिकार किया, मुंबई के अंदर प्राचीन समय में मुंबई को बम्बई कहते थे और मद्रास में। तो इस प्रकार से कंपनी ने पूरे भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कंपनी को अब लगने लग गया था कि हमको रोकने वाला अब कोई संसार में या भारत में कोई है ही नहीं। तो उन्होंने इस सुधार के अंतर्गत फिर देश के अंदर, भारत के अंदर उन्होंने जो कानून व्यवस्थाएं बनाई, उन कानून व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने न्यायालयों का निर्माण करना शुरू कर दिया। 1773 में सबसे पहले उन्होंने न्यायालय बनाए। कलकत्ता के अंदर एक न्यायालय खोला और उसकी बात की थी सदर निजामत अदालत। सदर निजामत अदालत एक कलकत्ता में उन्होंने कोर्ट खोला था 1773 में, और उस कोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में जितने भी मामले हैं उनको आराम से सुलझा सकते हैं, उनका हल हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने भारत के अंदर न्यायालयों की व्यवस्था की। इसके अलावा इन्होंने प्रत्येक जिलों के अंदर कलेक्टर की व्यवस्था की। ज़िले के अंदर जो सबसे शक्तिशाली जो पद है अधिकारी के रूप में वो कलेक्टर होता है। ज़िले में जो सबसे अधिक और सर्वोच्च शक्ति वाला जो पद है वो कलेक्टर का होता है। कलेक्टर का जो काम है वो मुख्य रूप से कामों में कर वसूलना, बाकी जो अन्य छोटे पद हैं उनसे वो पूरे ज़िले में प्रशासन व्यवस्थाएं चलाना कलेक्टर का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था चलने लगी थी, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। खैर, अंग्रेज़ों का शासन सत्ता व्यवस्थित रूप से चल रही थी, ये हमने पढ़ लिया था। अब कंपनी अपने आप की खुद की फौज रखने लग गई। कंपनी को लगता था कि कोई भी राजा की जो रियासत हैं वहाँ के सैनिक कंपनी पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, कंपनी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, कंपनी को खतरा हो सकता है। इसलिए कंपनी को ये चीज़ लगी कि उनकी फ़ौज बढ़नी चाहिए। अपनी खुद की आर्मी बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक भर्तियाँ शुरू कर दी। किसानों को उन्होंने प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था और अपनी खुद की एक व्यवस्थित फौज बनाने के कार्यों में वो जुट गई थी कंपनी। ये अपन को अनेक प्रकार के उदाहरणों से समझना पड़ेगा। आज का टॉपिक है कंपनी की फौज। कंपनी की के पास में अपने खुद के विचार तो थे। ऐसा नहीं था कंपनी यहाँ पर सत्ता स्थापित नहीं करना चाहती थी, उसको मजबूरी से व्यापार बढ़ाने के लिए सत्ता स्थापित करनी पड़ी और खुद की सुरक्षा के लिए उसके पास में अपनी खुद की एक सैनिक ताकत थी। तो कंपनी नए नए सुधारों के साथ में अपनी खुद की सैनिक ताकत रखती थी ताकि उसको समय पर सुरक्षा मिल सके और अन्य राजाओं से किसी भी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो सके। तो जो कंपनी की जो असली सत्ता थी राजाओं को मनाने की, वो सैनिक सत्ता थी। सैनिक उनके पास में शक्ति थी कंपनी के पास में भी। कंपनी किसी राजा को ज़बरदस्ती कैसे मना सकती है, क्योंकि कंपनी के पास में सैनिक हैं। उन सैनिकों के माध्यम से किसी भी राजा पर वो दबाव बढ़ा सकती हैं और उस राजा को कंपनी के आगे, अंग्रेज़ों के आगे
घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकती है ये सेना। इसलिए कंपनी को लगता था कि अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाना ज़रूरी है और वो बढ़ाती रहती। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में जो बाकी रियासत है उनके पास में सैनिक शक्ति नहीं थी, उनके पास में भी सैनिक शक्ति थी। दरअसल जो मुग़ल फौज थी, जो मुग़ल के पास में जो सैन्य शक्ति थी उसमें विशेषकर घुड़सवार थे और पैदल सैनिक थे। तो बात कर रहे हैं अपन मुग़ल की कि जो मुग़ल सैन्य शक्ति हैं उसमें जो सैनिक हैं वो विशेषकर घुड़सवार थे। घुड़सवार का मतलब होता है कि सैनिक की ऐसी टुकड़ी जो दरअसल घोड़े पर बैठ करके अपने सैनिक के कार्य करती थी। किसी भी युद्ध में आपने देखा होगा कि टीवी के अंदर या और किसी भी जगह पर कि घोड़े पर सैनिक बैठकर लड़ाई कर रहे हैं, तो जो घोड़े पर बैठकर लड़ाई करते हैं या जो सैनिक हैं घोड़े पर बैठने वाले, घोड़े पर सवार होने वाले, उनको घुड़सवार कहते हैं। तो जो मुग़ल सैन्य शक्ति है उस मुग़ल सैन्य शक्ति में आपको ध्यान रखना है कि विशेषकर उनके पास में घुड़सवार थी। मुग़लों के पास में जो सेना थी वो विशेषकर घुड़ सेना और पैदल सैनिक थे। ठीक है, तो पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक थे, ये ध्यान रखना है मुग़लों के पास में। अब पैदल सैनिक हैं, घुड़सवार हैं, इनको जो प्रशिक्षण मिलता था, जो इनको ट्रेनिंग मिलती थी इन सैनिकों को, तीर चलाने का इनको एक तरह से अंदाज़ सिखाया जाता था। तो तीरंदाजी, तीर चलाने की कला इनको सिखाई जाती थी और तलवारबाजी इनको सिखाई जाती थी। तो इनको जो प्रशिक्षण मिलता था, इनको जो ट्रेनिंग मिलती थी, वो ट्रेनिंग दो चीज़ों की मिलती थी इन सवारों को, इन घुड़सवारों और सैनिकों को, जिसके अंदर एक सबसे पहले इनको तीर चलाने की कला सिखाई जाती थी। 2 नंबर तलवारबाजी सीखने की इनको कला सिखाई जाती थी, क्योंकि सैनिक घुड़सवार हैं और पैदल सैनिक हैं। दरअसल मुग़ल जो सेना है वो नए प्रकार के जो हथियार हैं उनको चलाना नहीं जानती थी। उनको पुराने जो हथियार हैं उनको चलाने में माहिर थी। वो तीर चला सकती हैं, भाला और तलवार में चलाने में निपुण थी। लेकिन दरअसल जो अंग्रेज़ों की सेना थी वो एक तरह से पेशेवर सैनिक थे। पेशेवर सैनिक का मतलब ये होता है कि इनको हर प्रकार से ट्रेनिंग मिल चुकी है। उन्होंने खुद को रक्षा करना, दुश्मन को किस प्रकार मार गिराना, हर प्रकार से उनको ट्रेनिंग मिली होती थी। और वो एक तरह से ऐसे जो सैनिक होते थे जिनको बंदूक चलाना भी आता हो, वो जो सैनिक होते थे वो पेशेवर सैनिक होते थे। मुग़ल सैनिकों को कभी लगा नहीं कि हमारे पास में कोई चीज़ की कमी है। मुग़ल सत्ता को, मुग़ल बादशाह को भी लगा नहीं कि उनको पेशेवर सैनिक की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन समय के साथ में सैनिकों की इस तकनीक में, सैनिक के जो हथियार है उस तकनीक में बदलाव आता गया। और बदलाव हम देख भी सकते हैं कई जगहों पर, क्योंकि मुग़ल सैनिकों को ये जो तीर चलाने की कला है और तलवारबाजी की कला तो उनको शुरुआत में आती थी। और मुग़ल को जब भी लगता था कि उनको सैनिक की ज़रूरत है तो उनके अंडर में जो भी रियासत के भाग हैं, उनके अंडर में जो ठिकाने हैं, वहाँ के जो सामंत या जागीरदार हैं, वो उनको आराम से पैदल सैनिक दे देती थी। भी जैसे मान लो मुग़ल सैनिक को, जो मुग़ल हैं, मुग़ल के जो सुल्तान हैं, बादशाह, उनको कभी सैनिकों की ज़रूरत पड़ी है। उनके पास सैनिक तो है ही है, लेकिन उनको लगा कि सैनिक और चाहिए, सैनिकों की कमी हो गई है, युद्ध के अंदर और सैनिकों की ज़रूरत है। तो वो जो उनके अंडर में जो भी ठिकाने हैं, उन ठिकानों के जो ज़मींदार हैं, उन ज़मींदारों को ये आदेश दी जाती कि आपके इस ठिकाने में जितने भी सैनिक हैं, पैदल सैनिक जो बन सकते हैं, उनको मुग़ल सेना में भेजो। मतलब ये हुआ कि मुग़लों को ये लगता था कि उनके पास सैनिकों की कोई कमी नहीं है, किसी भी ठिकाने से सैनिक मिल सकते हैं सेवा के लिए, युद्ध के लिए, हर किसी भी काम के लिए।
और वो उनको लगता था कि जितने भी ठिकाने हैं उन ठिकानों के जो भी जमींदार हैं वो खुद एक तरह से प्रशिक्षण लिए हुए होते थे, तो वो भी एक सैनिक का काम कर सकते हैं। तो भारत के अंदर जो सैनिकों की व्यवस्थाएं थी वो एक परंपरागत रूप में थी, क्योंकि भारत में जो सैनिक हैं उनके पास हथियार के रूप में तलवार है, लकड़ी है, तीर चलाने की कला है, भाला है, बस ये हथियार थे उनके पास में। अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर हथियारों की नई तकनीक में बंदूकें चलाना बताया और बंदूकें लाई। एक तरह से हम ये देखें कि भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में युद्ध की जो कला है उसमें कलाबाजियों में तो भारत सैनिक निपुण थे, लेकिन अंग्रेज़ों के पास में आधुनिक हथियार होने की वजह से वो भारत के सैनिकों को दूर से ही गोली मारकर उनको मार देते थे और ऐसे अनेक युद्ध अंग्रेज़ जीतते गए। उनकी जो वजह थी वो वजह थी आधुनिक हथियार। लेकिन जैसे भारत के अंदर भी जो मुग़लों के जो बादशाह हैं, मुग़ल के अंतर्गत भारत में जो बाबर हैं, उसने जब आगमन किया, इब्राहिम लोदी को जो हराया, तो उसकी भी वजह थी कि उसने तोहफ़ों का भी प्रयोग किया। उस समय भारत के अंदर जो बाबर आया उसने अपने साथ में तोहफ़े लाई और युद्ध के अंदर तोहफ़ों का प्रयोग किया, तो इससे जो इब्राहिम लोदी की सेना थी वो भी हार चुकी थी और इस प्रकार से बाबर की जीत हुई और मुग़ल वंश की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी की हार हुई, लोदी वंश का अंत हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों जो सैनिक टुकड़ियां हैं, जिन दो सेनाओं में बीच में युद्ध हो रहा है, उनके पास जो हथियार है वो हथियार किस लेवल के हैं, अगर दोनों के पास में हथियार उसी परंपरागत रूप के हथियार है तो फिर उनके हौसले और जो उनके प्राण न्यौछावर की जो उनकी जो शक्ति हैं वो इसी के बलबूते पर वो युद्ध जीता जाता था। लेकिन एक सेना के पास में बंदूकें हैं और एक सेना के पास में तलवारें हैं, तो बंदूकें वाले उस तलवारधारी सैनिक को दूर से गोली मारकर उसको ख़त्म कर देते हैं। उस तलवार चलाने का उसको मौका तक नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के सैनिक श्योर युद्ध के अंदर हारे जाते हैं और अनेक युद्ध हारे भी हैं, ये अपन को दिखाई भी देता है। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने लगा कि जो सैनिक शक्ति है उनके पास में कम है तो इसलिए सैनिक बढ़ानी चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए 18वीं शताब्दी में बनारस और अवध हैं वहाँ के किसानों को पेशेवर सैनिक बनाने के लिए प्रशिक्षण देने लग गए। तो धीरे धीरे जो बनारस हैं, बनारस के किसान और जो अवध हैं, उस अवध के जो किसान हैं उन किसानों को धीरे धीरे प्रशिक्षण मिलना शुरू हो गया। उनको सैनिक में भर्ती होने के लिए कहा गया, उनको पेशेवर सैनिक बनाने के लिए भर्ती किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब अंग्रेज़ों को लगा कि उनकी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए, इसलिए उन्होंने किसानों को अपने सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और उनको एक नए तरीके से ट्रेनिंग देना अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया। और इन ट्रेनिंग की वजह से भारत में अंग्रेज़ों के पास में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया मौका था और उनको मौका भी मिला। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत है उनकी खुद की बदलने लगी है। ईस्ट इंडिया कंपनी दिनों दिन शक्तिशाली बनती जा रही थी, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सेना में सैनिकों को भर्ती करती थी। अधिक से अधिक सैनिकों को भर्ती करके उनका जो खर्चे का जितना भी खर्च है वो सारे राजाओं के पर चलता था। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि वेलेस्ली ने जो सहायक संधि की थी उसके अकॉर्डिंग राजाओं को उस रियासत में रहने वाले सभी सैनिकों का खर्चा देना पड़ता था। तो राजाओं को सैनिकों का खर्चा खुद देना पड़ता था, क्योंकि धीरे धीरे अब जो सैनिक बढ़ रहे थे उनका जितना भी खर्चा है वो राजाओं को इसलिए देना पड़ता था क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि राजा की जितनी भी सुरक्षा की गारंटी है वो अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले ली थी, और इस शर्त पर कि अंग्रेज़ों का संबंधित जितने भी खर्चे हैं सैनिकों का वो राजा देंगे। तो 18वीं शताब्दी में नए नए भर्तियाँ होने लगी प्रशिक्षण के रूप में, और प्रशिक्षण के रूप में जब भर्तियाँ होने लगी तो किसानों को भर्ती किया गया, उनको नई ट्रेनिंग मिलने लगी और ट्रेनिंग के साथ साथ में
उनको एक व्यवस्थित रूप से पेशेवर सैनिक बनाया गया। दरअसल अंग्रेज उन सैनिकों को सिपाही कहते थे और बाद में उनको आर्मी कहने लगे, तो उन सैनिकों को दरअसल क्या कहते थे? सिपाही कहते थे। ठीक है। और अंग्रेज इन सिपाही को आर्मी कहते थे। तो जो आर्मी थी भारत के अंतर्गत वो किसानों की बनी हुई थी। मतलब अंग्रेज़ों को लगता था कि अगर युद्ध होता है और युद्ध के अंदर सैनिक मारे जाते हैं तो वो सैनिक भारतीय। एक बात विचार करने वाली बात यहाँ हमको दिखाई देती है। तो अपन बात जो समझने वाली है वो कि अंग्रेज़ों की कूटनीति देखो। अंग्रेज की जो सैन्य शक्ति है उस सैन्य शक्ति में सैनिक कौन? भारतीय किसान, भारतीय गरीब जनता तो सैनिक है। और जो युद्ध होंगे वो भारतीय जनता के विपरीत में होंगे। भी ऐसा तो है नहीं कि जिनसे युद्ध हो रहे हैं वो भारत के लोग नहीं हैं। मतलब युद्ध करने वाले भारत के सैनिक, जिनसे युद्ध हो रहे हैं जो राजा महाराजों के सैनिक हैं, वो भी क्या है? भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिक, भारतीय लोग भारतीय लोगों को मार रहे हैं। हाँ, एक तरफ भारत के जो सैनिक वो अंग्रेज़ों के पक्ष में हैं क्योंकि उनको भर्ती किया गया है, उनको महीने महीने पेमेंट मिलता है, वो अंग्रेज़ों के सैनिक हैं, ब्रिटिश सैनिकों के अंतर्गत आते हैं। एक जो राजा महाराज हैं उनके पास जो सैनिक हैं, राजा महाराज उनको पेमेंट देता है, वो शाही सैनिक के रूप में माने जाते हैं। लेकिन एक बात यह है कि अंग्रेज़ों की वजह से जो भारत के नहीं है, बाहर से आए सैनिक, अंग्रेज़ों के जो सैनिक है वो भारतीय लोग, राजा महाराजों के सैनिक भारतीय लोग, राजाओं की और सैनिकों की नींव बनी, आपस में युद्ध हुआ, मरे कौन? अंग्रेज मरे या भारतीय लोग मरे? सीधी बात है, भारतीय लोग मर रहे हैं। इस कूटनीति को देखते हुए काफ़ी लोगों को लगा कि ये तो गलत बात है। जो सैनिक हमको मारने के लिए आ रही है वो अंग्रेज नहीं है, बिल्कुल भारतीय लोग ही हैं। और भारतीय लोग जिन सैनिकों को मार रही हैं वो कोई अंग्रेज सैनिक नहीं है, भारतीय सैनिक है। समय के साथ में बदलाव हुआ और इस बदलाव की वजह से हमको मुक्ति भी मिली। ऐसे भारत में क्रांतिकारी लोग हुए जिन्होंने इस अंग्रेज़ों से हमको मुक्ति दी है, तो दरअसल हम उनको याद भी करते हैं। तो जो अंग्रेज़ हैं वो अपने सैनिकों को सिपाही या आर्मी कहते थे। सिपाही शब्द से सिपाही बना है। अंग्रेज़ शब्द को थोड़ा तोड़कर मुश्किल से उनसे बोला जाता था, हिंदी उनसे शुद्ध नहीं बोली जाती थी। जैसे अपने ये पढ़ा था कि जो नवाब शब्द है वो अंग्रेज नवाब बोलते थे उसको, उसी प्रकार सिपाही को सिपाही बोलते थे और फिर वो अपनी खुद अपनी भाषा में आर्मी कहने लगे। तो ये अपन को दिखाई देती है। लेकिन समय के बाद में बदलाव हुआ और 1820 के बाद लगभग जो घुड़सवार थे, अब घुड़सवारों की ज़रूरत कम पड़ने लग गई है। ऐसे लगने लग गया कि घुड़सवारों पर ज़्यादा खर्चा आता है और घुड़सवार जो सैनिक थे वो पैदल सैनिकों पर रौब जमाते थे। घुड़सवारों को लगता था कि हम इन सैनिकों से, जो पैदल सैनिक हैं, उनसे कुछ खास हैं, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हम उनसे तेज़ भाग सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा दुश्मन को मार सकते हैं। लेकिन 1820 के बाद लगभग ये लगने लग गया कि जो घुड़सवार है वो उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। उन घुड़सवारों में धीरे धीरे कमी आने लग गई है और अंग्रेज़ों ने अब सैनिकों को नए हथियार, नए बंदूकें चलाने के प्रशिक्षण खोल दिए थे और उनको प्रशिक्षण भी मिलने लग गया था। तो अब अंग्रेज़ों के पास में जो सैनिक थे उन सैनिकों का प्रयोग वो और अन्य देशों पर युद्ध करने में कहती थी। भारत के अंदर उनकी सत्ता थी, वो भारतीय लोगों को सैनिकों में भर्ती करती थी। सैन्य में भर्ती जो लोग हैं वो भारतीय लोग हैं और जो भारतीय सैनिक हैं उनका वो प्रयोग बाकी देशों पर आक्रमण करने के लिए करती थी। मतलब भारतीय सैनिकों के बलबूते अंग्रेज अब दूसरे देशों पर भी अपनी सत्ता स्थापित करने की इच्छा या उनकी इच्छा थी। इससे ये होने लग गया कि जो भारतीय सैनिक थे वो उनको युद्ध करने के लिए भारत के अलावा बाहर देशों में जाना पड़ता था और उनको नए नए तरीक़ों से हथियार चलाने सिखाए जा रहे थे।
उन हथियारों का प्रयोग कैसे करना है, उनको ट्रेनिंग भी मिलती थी, ठीक है। और जहाँ पर भी वो लड़ने के लिए जाते थे उनको बंदूकें मिलती थी। दरअसल जो बंदूक थी, एक तो मस्केट बंदूक थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मस्केट। एक तो मस्केट जैसी बंदूकें उनके मिलती थी जब भी उनको युद्ध करने के लिए जाना पड़ता था। और इसके अलावा दूसरे प्रकार की जो बंदूक थी जो मैच लॉक थी, तो मस्केट और मैच लॉक, ठीक है। तो मैंने आपको 2 बंदूकों के नाम बताए, ज़रूर याद करें। दरअसल ये अंग्रेज़ उन भारतीय सैनिकों को या अपने जो सैन्य शक्ति हैं उन सैनिकों को ये देती थी ताकि युद्ध आसानी से जीता जा सके, जिसके अंदर एक तो मैच लॉक है बंदूक का नाम, और मस्केट है। बिल्कुल याद कर सकते हो 2 बंदूकों के नाम। ये जो मस्केट है, वो जो बंदूक है वो पैदल चलने वाले सिपाही करते थे, जो पैदल चलते थे उनके हाथ में जो बंदूकें थामी जाती थी युद्ध के लिए, वो मस्केट थी। और जो मैच लॉक बंदूकें थी इसके अंदर बारूद भरा जाता था, और एक प्रकार से ये बड़े बंदूकें थी और बारूद भर के इनके चिंगारी उत्पन्न होती थी और फिर इसमें हथियार चलता था। तो इस प्रकार की बंदूकों का प्रशिक्षण भारतीय सैनिकों को मिलने लग गया था और वो प्रशिक्षण ले भी रहे थे, लेकिन उनको युद्ध करने के लिए अन्य देशों में भी जाना पड़ता था और वो गए भी, ऐसी बात नहीं गए, वो गए भी बाकी देशों के अंतर्गत। तो एक तरह से अब सैनिकों के अंतर्गत धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय ढंग से अभ्यास कराना सिखाया, अनुशासन में रहना सिखाया, हर तरीके से उन्होंने नए नए काम सिखाए। सैनिकों के बीच में धार्मिक मतभेद भी होते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी, आपस में अलग अलग समूह और संगठन बनने लगे थे, ठीक है। और इसी संगठन और समूह की वजह से फिर 1857 में क्रांति हुई, तो इसी वजह से हुई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ती जा रही थी, उसकी हर कंडीशन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अनेक सैनिक शक्तियाँ स्थापित कर ली थी और लगभग भारत के अंदर 63% भूभाग पर उसका अधिकार था और वो 78% पर सीधा अपना प्रशासन चलाती थी। इस प्रकार से पूरे भारत में अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया था और इस नियंत्रण की वजह से भारत विकास नहीं कर पा रहा था और विकास की इसी कड़ी के अंतर्गत भारत काफ़ी पिछड़ गया है। बाकी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।